हाँ जी बच्चा पार्टी शुरू करें। यस, सो मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने, और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 80 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 80 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ईडियम के साथ, जो कि है कम बैक टू बाइट। ओके, कम बैक वापस आना, बाइट यानी कि काटना। इससे कुछ हिंट हमें मिल रही है ऑलरेडी। रेफरेंस पढ़ते हैं। इट सेड स्ट्रॉन्ग लीडर्स, लॉज एंड एजेंसीज जनरली कम बैक टू बाइट द वेरी सिटीजन्स दे वाउ टू प्रोटेक्ट, यानी कि वापस से आके नुकसान पहुंचाना। ठीक है, मीनिंग क्या लिखा है? टू कॉज प्रॉब्लम्स फॉर वन at a later stage or time because it hasn't been dealt with in present। यानी आपने प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम है उसको डील नहीं किया, इग्नोर कर दिया, डिले कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, तो वो फ्यूचर में आके आपको परेशान करे या नुकसान पहुंचाए, तब हम बोलेंगे कि इट हैज़ कम बैक टू बाइट अस अगेन। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। करप्शन स्कैंडल्स, द डिसीजन टू ओवरलुक करप्शन एलिगेशंस within the government departments during the early 2000s came back to bite the administration years later when several high-profile scandals erupted, damaging public trust and causing political fallout। हमने देखा था जो जब 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई पावर में वापस से, तो उससे पहले जिस बेसिस पे ऑपोजिशन ने प्रचार किया था वो था बेसिस किसका? जो कांग्रेस की जो उस समय एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी यूपीए की, उसमें जो स्कैंडल सामने आए थे उस गवर्नमेंट के दौरान, 2G स्पेक्ट्रम स्कैंडल आया था, फिर कॉमनवेल्थ घोटाला सामने आया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्ली 2000 में जब ये करप्शन के केस सामने आए तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं ओवरलुक कर दिया, दबा दिया, अनदेखी कर दी। ओवरलुक करना, अनदेखी कर दी, और फिर ये इश्यूज़, ये करप्शन के केसेस वापस आए उनको बाइट करने, यानी वापस से नुकसान पहुँचाया उनको। इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस की बात हो रही है दूसरे एग्जांपल में। द डिले इन इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिंजेंट इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस फॉर इंडस्ट्रीज इन 1990s came back to bite the country in the form of severe pollution problems and health issues requiring costly remedial measures। 1990s में जो इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, उन्होंने जो इन्वायरमेंट को डैमेज किया, इन्वायरमेंट रेगुलेशंस को फॉलो ना करते हुए प्रॉपरली जो डैमेज किया इन्वायरमेंट को, वो हमें आज देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ सीवियर पोल्यूशन, या फिर जो हेल्थ प्रॉब्लम्स या हेल्थ इश्यूज हम देखते हैं हर साल। बहुत सारे लोग एयर पोल्यूशन के कारण ही मर जाते हैं, और अब इन दोनों से निपटने के लिए हमें बहुत कॉस्टली मेजर्स हमें उठाने पड़ रहे हैं। सो अगेन वो जो इग्नोर किया 1990s में, आज जो 2024 या 2020 में हमें आके बाइट कर रहा है वापस से। सो आई होप आपको कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग समझ में आ गया हो। 4 और एग्जाम्पल्स हैं, पढ़ते हैं कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत। His decision to ignore the advice of experts came back to bite him when the project failed miserably। यानी पहले उसने एडवाइस किया पर उसने इग्नोर किया सबको, मतलब पहले उसको एडवाइस किया गया, उसने इग्नोर किया, और फिर जब प्रोजेक्ट फेल हो गया तो ऑब्वियसली उसको नुकसान झेलना पड़ा। सेंटेंस सही है। Ignoring the safety regulations might come back to bite the company if an accident occurs at the site। अगर सेफ्टी रेगुलेशंस को इग्नोर किया कंपनी ने, तो बाद में फ्यूचर में जब कोई एक्सीडेंट होता है तो फिर कंपनी को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ेगा या पड़ सकता है। सही है ये भी। द वेदर फोरकास्ट इज कमिंग बैक टू बाइट अस एज इट प्रेडिक्ट्स रेन टुमारो। वेदर फोरकास्ट इज कमिंग बैक टू बाइट अस एज इट प्रेडिक्ट्स रेन टुमारो डजंट मेक एनी सेंस, एब्सर्ड है इस पर्टिकुलर ईडियम के कॉन्टेक्स्ट में। द कंपनीज डिसीजन टू लोअर प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स लेड टू अ सिचुएशन दैट केम बैक टू बाइट देम विद अ लॉस इन रेवेन्यू। कंपनी ने डिसीजन लिया प्राइस अपना लो करते हैं, उस समय तो उनको शायद फ़ायदा हो भी गया हो, बाद में पता चला कि ओवरऑल रेवेन्यू में लॉस देखने को मिला। सो बाद में नुकसान झेलना पड़ा। सो ये सेंटेंस भी सही है। चलिए डिस्कस करते हैं अब सिनोनिम्स। बैकफायर करना, कोई चीज़ यानी वापस से नुकसान पहुंचना। हॉन्ट, पीछा न छोड़ना किसी चीज़ का। अफेक्ट, रिलेशनशिप में हम ये अक्सर यूज़ करते हैं हॉन्ट, यानी किसी गलत रिलेशनशिप में कोई पड़ जाए, ऐसे बंदे के साथ खास करके जो बुली हो, और फिर आप उससे बोले भी कि चलो अब हमारा रिलेशनशिप नहीं चल पा रहा, हम अलग हो जाते हैं। पर कभी कभार ऐसे लोग जो ऑब्सेस्ड होते हैं या जो बुली टाइप के होते हैं, वो फिर हॉन्ट करते रहते हैं, आपको परेशान करते रहते हैं, उनकी मेमोरीज भी हॉन्ट करती हैं, है ना। जो गलत हुआ आपके साथ
वो भी आपको हॉन्ट करता है, यानी वो पीछा नहीं छोड़ता आपका। अफेक्ट यानी कि प्रभाव डालना और नेगेटिवली प्रभाव डालने की यहाँ पे बात हो रही है। एंटोनिम्स की बात करें तो बेनिफिट, एनकरेज, सपोर्ट, ये सारे इजी हैं और समझने में आसान हैं और एंटोनिम्स कंसिडर किए जाएंगे कम बैक टू बाइट के। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है एक्सपीडिशियस। एक्सपीडिशियस, एक्सपीडाइट होता है एक वर्ड, DITE, अगर मैं OUS की जगह E लगा दूँ, एक्सपीडाइट यानी जल्दी करना, कोई काम जल्दी करना, एक्सपीडाइट करना और स्पीड से करना, बट एफिशिएंसी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तब हम बोलते हैं कि एक्सपीडाइट द प्रोसेस। अब यहाँ पे है एक्सपीडिशियस यानी एडजेक्टिव है, OUS लगा हुआ है, एडजेक्टिव डिनोट कर रहा है ये वर्ड। रेफरेंस पढ़ते हैं, अनदर कोर्ट इन मुंबई रिमाइंडेड द ED ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू इंश्योर एक्सपीडिशियस ट्रायल। हाँ, ये ट्रायल के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सुनने को मिलता है। एक्सपीडिशियस ट्रायल यानी कि ऐसे ट्रायल, कोर्ट केसेस के कॉन्टेक्स्ट में ट्रायल यानी कि जो सुनवाई होती है किसी पर्टिकुलर केस की वो जल्दी हो। खास करके रेप केसेस में हमें ये सुनने को मिलता है कि जो ट्रायल है वो बहुत जल्दी होना चाहिए, रेप पीड़िता को बहुत जल्दी न्याय मिलना चाहिए। एक्सपीडिशियस यानी कि बहुत तुरंत वाला। स्पीडी मीनिंग क्या है एक्सपीडिशियस का? डन विद स्पीड एंड एफिशिएंसी, यानी स्पीड और एफिशिएंसी के साथ कोई चीज़ की जाए तो ऐसे काम को हम क्या बोलेंगे? एक्सपीडिशियस, एक्सपीडिशियस प्रोसेस। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, COVID-19 vaccination drive. The government's expeditious rollout of the COVID-19 vaccination campaign across India was crucial in managing the pandemic and reaching millions of people quickly. COVID-19 वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, रोल आउट किया, वो एक्सपीडिशियस उसका होना तय था क्योंकि जल्दी राहत पहुंचानी थी अगर हमें पैंडेमिक को मैनेज करना था। तो एक एग्जांपल ये हो सकता है। दूसरा, disaster relief efforts. The government's expeditious response to the Kerala floods in 2018, including mobilizing resources and providing emergency aid, was essential in mitigating the impact of the disaster and assisting affected communities. केरला में जो हमने देखा फ्लड 2018 में, गवर्नमेंट ने जो वहाँ पे किया, वो जो रिस्पॉन्स था गवर्नमेंट का वो भी कैसा था? एक्सपीडिशियस था और बहुत जल्दी गवर्नमेंट ने राहत पहुँचाई वहाँ पे, और जो डिजास्टर का इम्पैक्ट था उसको मिटिगेट किया, लेसन किया उसके इम्पैक्ट को। ठीक है, मिटिगेट पढ़ चुके हैं हम किसी प्रीवियस लेक्चर में। सो ये थे एग्जांपल्स किसके? एक्सपीडिशियस के। और 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। हिज एक्सपीडिशियस डिसीजन मेकिंग वॉज क्रूशल इन रिजॉल्विंग द इमरजेंसी सिचुएशन क्विकली। बिल्कुल सही है। उनका जो जल्दी वाला डिसीजन था, एक्सपीडिशियस यानी तुरंत वाला, उसने हेल्प की, वो इंपॉर्टेंट था इमरजेंसी सिचुएशन को रिजॉल्व करने में। बिल्कुल सही है। दे टुक एन एक्सपीडिशियस अप्रोच टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय प्रोक्रेस्टिनेटिंग अंटिल द लास्ट मिनट। ऊपर लिखा है एक्सपीडिशियस, नीचे लिखा है प्रोक्रेस्टिनेटिंग, यानी दो ऑपोजिट बातें हो रही हैं। प्रोक्रेस्टिनेट यानी टालना, सो ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली गलत है। द एक्सपीडिशियस अराइवल ऑफ द पैकेज इंश्योर्ड दैट वी हैड एवरीथिंग वी नीडेड फॉर द इवेंट। बिल्कुल सही है। कुछ उन्होंने मंगाया, मान लीजिए जोमेटो या ब्लिंकिट से, और वो तुरंत डिलीवर हो गया। सो बात हो रही है एक्सपीडिशियस अराइवल, यानी कि सामान मंगाया 5-10 मिनट में वो बंदा आ गया वहाँ पर डिलीवर करने। The company is known for its expeditious delivery service, ensuring fast shipments to its customers. कंपनी को इसलिए जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? क्योंकि उसकी जो डिलीवरी सर्विस है वो कैसी एक्सपीडिशियस है, यानी तुरंत करते हैं वो लोग सर्विसेज, अपनी शिपमेंट्स की डिलीवरी तुरंत करते हैं। सो ये था एक्सपीडिशियस आपके लिए। सिनोनिम्स की बात करें तो स्पीडी, प्रॉम्प्ट तुरंत, स्विफ्ट अगेन तुरंत जिसमें डिले ना हो। एंटोनिम्स की बात करें तो स्लो, डिलेड, स्लगिश। स्लगिश जब आप कोई लाइव वीडियो देखते हैं और उसमें जो फैकल्टी हैं वो बोल रहे हैं और आपके पास आवाज़ बहुत देर में आ रही है, या जो वो कुछ भी कह रहे हो वो आपके पास देर में पहुंच रहा हो, बीच में कुछ वीडियो बार बार जा रहा हो, आ रहा हो, स्लगिश। ऐसे वीडियो क्वालिटी को आप क्या बोलेंगे? स्लगिश। ठीक है। स्लो, हाँ जी, स्लो बोला मैंने, और एक नया वर्ड हमारे सामने आया, स्लू। रेफरेंस क्या है? However, a slew of judgments by PMLA courts on the ED's functioning require serious review. Meaning क्या है? A large number or quantity of something, यानी किसी चीज़ की बहुतायत, बहुत ज़्यादा संख्या में कोई चीज़ अगर है तो हम वहाँ यूज़ कर रहे हैं स्लू। यहाँ पे लिखा हुआ था, कहाँ पे? ये a slew of judgments, यानी कई सारी जजमेंट्स। ठीक है। एक स्लू का एक और मीनिंग होता है, जब हॉकी खेलते हैं तो जो हॉकी स्टिक को कई बार आपने देखा होगा प्लेयर्स को बहुत तेज़ी से लेके ऐसे ड्रिबल करते हुए चलते हैं, पर अगर ये अनकंट्रोलेबल हो गया और वो ड्रिबल करते करते कहीं चले गए बाहर बाउंड्री के और गिर पड़े, तो हम वहाँ पे भी बोल सकते हैं कि स्लू, वहाँ पे आपने
देखने को मिला। आइस स्केटिंग में या कार रेसिंग में, अगर कार चलते चलते अचानक से अनकंट्रोलेबल होके ऐसे टेढ़े मेढ़े मूवमेंट्स लेते हुए वायलेंट मूवमेंट लेते हुए कहीं भी घुस जाए, तो ऐसे मूवमेंट को हम बेसिकली स्लू बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो स्लू का कॉन्टेक्स्ट है वो है संख्या में ज़्यादा होना। जैसे कि ये आपके सामने दिख रहे हैं पम्पकिंस कितनी सारी संख्या में मौजूद हैं। और 4 सेंटेंसेस हमारे सामने देखते हैं क्या कॉन्टेक्स्ट है। द सॉफ्टवेयर अपडेट इंट्रोड्यूस्ड अ स्लू ऑफ न्यू फीचर्स दैट एनहांस्ड फंक्शनैलिटी। स्लू ऑफ न्यू फीचर्स, अ स्लू ऑफ न्यू फीचर्स, कई सारे फीचर्स कंपनी के सॉफ्टवेयर ने इंट्रोड्यूस किए। सेंटेंस बिल्कुल सही है। द न्यू पॉलिसी रिजल्टेड इन अ स्लू ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। कोई नई पॉलिसी जब लाई गई तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ से उसी कंप्लेंट्स हमें देखने को मिली, सुनने को मिली। अ स्लू ऑफ कंप्लेंट्स, बहुत सारी कंप्लेंट्स। द टीम रिसीव्ड अ स्लू ऑफ पॉजिटिव फीडबैक आफ्टर देयर प्रेजेंटेशन। टीम को कई सारे पॉजिटिव फीडबैक सुनने को मिले, देखने को मिले, पढ़ने को मिले। स्लू ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। शी मैनेज्ड अ स्लू ऑफ टास्क एफर्टलेसली, डेमोन्स्ट्रेटिंग हर एक्सेलेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। कई सारे टास्क उन्होंने मैनेज किए और वो भी एफर्टलेसली किए, और इससे वो अपनी जो एक्सेलेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट करती हैं या उन्होंने की। तो ये सेंटेंस भी सही है। आई होप यस, ऑल आर करेक्ट, ऑल सेंटेंसेस आर करेक्ट। चलिए डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। मल्टीट्यूड, संख्या में बहुत ज़्यादा। मीरियड, हम किसी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, संख्या में बहुत ज़्यादा। अबेंडेंस, यानी जिसकी प्रचुरता हो, ये बहुतायत हो, कमी ना हो। और एंटोनिम्स की बात करें तो स्केर्सिटी, कमी। फ्यू, बहुत कम संख्या में। हैंडफुल, मुट्ठी भर, बहुत कम। सो ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज मेलस्ट्रॉम। मेलस्ट्रॉम, स्टॉर्म, तूफान। मेलस्ट्रॉम भी तूफान ही होता है। जनरली जब नदी में बहुत तेज तूफान भी चल रहा हो और नदी का बहाव तेज हो, उसमें हमें देखने को मिलते हैं बवंडर। खासकर बवंडर को हवा से रिलेट करते हैं, पर नदी या समंदर में जो चक्रवात टाइप के होते हैं ना, एक वर्ड होता है भंवर। हाँ जी, भंवर, इस तरीके का, ऐसे। ये खासकर अगर पानी में हो तो हम बोलेंगे भंवर। और इंग्लिश में एक वर्ड होता है वर्लपूल। यस, बहुत फेमस ब्रांड है वर्लपूल। वर्लपूल, हाँ जी, वर्लपूल। मैंने कई बच्चों को, जब मैंने इंडिविजुअली बात की तो मैंने बोला कई सारे बच्चों से कि जब कोई ब्रांड नेम आपके सामने आया करे तो आपका दिमाग क्यूरियस होना चाहिए उसका मीनिंग समझने के लिए। ये एक आदत होनी चाहिए अगर आप सच में अपनी इंग्लिश को डेप्थ में जाके सही करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं। केवल इसलिए नहीं कि कुछ मार्क्स आ जाए, है ना। सच में चाहते हैं कि आगे फ्यूचर में भी आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम ना हो और आप हर जगह एक्सेल करें व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटिंग योर आइडियाज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो उस समय आपको वोकैबुलरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एक बस बेसिक सी हमारी एक आदत होनी चाहिए, कहीं कुछ पढ़ा, कुछ नया, तो बस माइंड को क्यूरियोसिटी के साथ जानने की इच्छा होनी चाहिए कि यार इसका क्या मीनिंग है। सो वर्लपूल जब आपके सामने आया तो आपको पता होना चाहिए वर्लपूल का क्या मीनिंग है, पल्सर का क्या मीनिंग है, पैरागॉन का क्या मीनिंग है। से बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके मीनिंग हमें नहीं पता होते, पता करिए, ठीक है। सो वर्लपूल यानी भंवर। मेलस्टोर्म उससे भी ज़्यादा वायलेंट, है ना। वर्लपूल छोटे छोटे भंवर को भी बोल सकते हैं, और क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर हो तो हम उसे वर्लपूल नहीं बोलेंगे, उसके लिए हमारे पास तूफान वर्ड है मेलस्टॉर्म। मेलस्टॉर्म बहुत ज़्यादा वायलेंट, है ना। यहाँ पे क्या रेफरेंस है, बट लिटिल डिड वन नो दैट द इशू वुड प्रेसिपिटेट अ पॉलिटिकल मेलस्टॉर्म 25 ईयर्स लेटर। ओके, एक और वर्ड मिला हमें यहाँ पे, प्रेसिपिटेट। क्या मतलब है, जल्दबाजी में कुछ कर देना या हो जाना, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। यानी ज़्यादा थॉट्स ना दिए हो उसको करने से पहले, प्लानिंग ना हो उसको करने से पहले, और बस जल्दी में वो हो जाए या कर दें आप, प्रेसिपिटेट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मेलस्टॉर्म। क्या मीनिंग है मेलस्टॉर्म का, अ सिचुएशन और स्टेट ऑफ कन्फ्यूज्ड मूवमेंट और वायलेंट टर्मोइल। यानी एक तो हो गया फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में चक्रवात, समुद्री चक्रवात, या नदी में इस तरीके से हम देखें कोई नदी जो बहुत वायलेंट हो, उसमें हमें भंवर देखने को मिले बड़े बड़े। सो यहाँ पे जो है कॉन्टेक्स्ट वो पैसेज की कॉन्टेक्स्ट में है। अ सिचुएशन और स्टेट ऑफ कन्फ्यूज्ड मूवमेंट, यानी मूवमेंट कैसा है, कन्फ्यूज्ड है, किसी को पता नहीं क्या सही है क्या गलत, लोग सड़कों पे उतर आए हैं। और या मान लीजिए कि इस कंपनी में कोई बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन हो रहा है, वो डिस्कशन हीटेड आर्ग्यूमेंट्स में बदल गया, वहाँ पे हमें एग्रेसिव मैनर में डिस्कशन देखने को मिल रहा है सबके बीच में। सो वायलेंट टर्मोइल, यानी कि उथल पुथल कैसी है, एग्रेसिव है, वायलेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अब ये इमेज है, अब यहाँ पे लोग सड़कों पे उतर आए हैं और एग्रेसिव हो रखे हैं सारे, हाथों में इनके पत्थर हैं या जो भी वो फेंक रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स या फिर जो भी फोर्स है
उसके ऊपर। सो बेसिकली ये क्या देखने को मिल रहा है, उपद्रव, है ना। सो वायलेंट टर्मोइल, टर्मोइल हम डिस्कस कर चुके हैं, अपहीवल डिस्कस कर चुके हैं, और कल ही हमने फर्मेंट डिस्कस किया था। तो एक तो ये कॉन्टेक्स्ट हो गया, और देखते हैं 4 सेंटेंसेस। द पॉलिटिकल स्कैंडल कॉज्ड अ मेलस्टॉर्म ऑफ डिबेट्स एंड हीटेड डिस्कशंस इन द मीडिया। कोई पॉलिटिकल स्कैंडल हुआ, उससे हमें देखने को क्या मिल रहा है, मेलस्टॉर्म ऑफ डिबेट्स, यानी कि तूफान सा आ गया है, किसका, डिबेट्स का। सब आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, हीटेड डिस्कशंस देखने को मिल रहे हैं मीडिया में, एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सो पॉलिटिकल स्कैंडल के रेफरेंस में एक सेंटेंस ये है, और ये सही है। द फाइनेंशियल स्कैंडल क्रिएटेड अ मेलस्टॉर्म ऑफ कंट्रोवर्सी दैट एनगल्फ्ड द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई फाइनेंशियल स्कैंडल हुआ किसी कंपनी में, वहाँ हमें देखने को मिला क्या, मेलस्टॉर्म ऑफ कंट्रोवर्सी, तूफान एक कंट्रोवर्सी का, ठीक है। उसने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एनगल्फ कर लिया, यानी निगल लिया, यानी वो खत्म कर दिया उसने ऑर्गेनाइजेशन। ये भी सही है बिल्कुल। The festival was a maelstrom of colors and sounds. Doesn't make any sense. Maelstrom negative context में आएगा, और यहाँ पे positive context discuss हो रहा है, so ये गलत है। The company faced a maelstrom of legal issues after the product recall was announced. कंपनी को बहुत लीगल इश्यूज़ का सामना करना पड़ा, मतलब ऐसे लीगल इश्यूज़ जो बवंडर के तौर पे आए सामने। और क्यों आए, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट रिकॉल कर लिया, यानी वापस ले लिया, ठीक है। अनाउंसमेंट हो गया उसका कि हम प्रोडक्ट को वापस ले रहे हैं, तो कंपनी को लीगल इश्यूज़ का सामना करना पड़ा। बिल्कुल सही है ये भी। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया हो मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। अभी हम डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। केओस, अफरा तफरी, अप्रोर, अगेन टर्मोइल का सिनोनिम है टर्बुलेंस, भी डिस्कस कर चुके हैं, उथल पुथल। और एंटोनिम्स की बात करें तो काम, शांत, ऑर्डर। सब ऑर्डर वैसा वाला ऑर्डर नहीं है कि कोई किसी को कमांड दे रहा है, ऑर्डर यानी कि व्यवस्थित, है ना, इन एन ऑर्डरली मैनर। सो वो वाला ऑर्डर है ये। पीस, शांति। सो ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सोनेंस। एक वर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं, डिसोनेंस, और उसी का ऑपोजिट है कॉन्सोनेंस। रेफरेंस चेक करते हैं। टू बी फेयर to the ED, the PMLA has been framed in consonance with the directives of the Financial Action Task Force. मीनिंग क्या है कॉन्सोनेंस का, अग्रीमेंट और कंपैटिबिलिटी बिटवीन ओपिनियंस और एक्शंस, यानी कि विचारों की बात हो या एक्शंस की बात हो, वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, अग्रीमेंट या कंपैटिबिलिटी, यानी एक साथ हाथ मिला के काम कर रहे हैं लोग, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। अग्रीमेंट यानी एक मत में है, एक सुर में है। कॉन्सोनेंस वहाँ हमें देखने को मिलता है, फ्रेज की तरह यूज़ होता है ज़्यादातर इन कॉन्सोनेंस, ठीक है, इन अग्रीमेंट। हाँ जी, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है ये, और फ्रांस में हो रही है, तो फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है ऊपर। सो सारे लोग एक मत हैं, सब लोग हाथ ऊपर करके अपना मत जाहिर कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ हम एक साथ हैं। सो दे आर इन कॉन्सोनेंस, इन अग्रीमेंट। और एग्जाम्पल से, हिज बिलीव्स आर इन कॉन्सोनेंस विद द पॉलिटिकल पार्टीज व्यूज़। जो भी व्यक्ति हैं उनके बिलीव्स पॉलिटिकल पार्टी के जो व्यूज़ हैं उनके साथ एक मत है, जो पार्टी के व्यूज़ हैं वही उनके व्यूज़ हैं। द साइंटिस्ट फाइंडिंग्स वर इन कॉन्सोनेंस विद द एग्जिस्टिंग रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट। जो रिसर्च है, जो भी सब्जेक्ट है उस पर जो रिसर्च हुआ, उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, साइंटिस्ट की फाइंडिंग उनके साथ कॉन्सोनेंस में है, यानी कि एक मत में है। द ऑर्केस्ट्रा's परफॉर्मेंस वॉज इन परफेक्ट कॉन्सोनेंस विद द कंपोजर्स विजन फॉर द पीस। पीस का मतलब यहाँ पे जो काम कंपोजर ने किया, यानी जो म्यूज़िक उन्होंने दिया उसकी बात हो रही है। सो कंपोजर का जो एक विज़न था कि भाई मैं जो बना रहा हूँ म्यूज़िक, उस पर ऐसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। सो वही परफॉर्मेंस ऑर्केस्ट्रा ने वहाँ पे स्टेज पे दिखाई। सो यानी कि ये भी सेंटेंस सही है। इन अग्रीमेंट, एक सुर में, एक लय में। एज एक्सपेक्टेड, द स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट वॉज इन कंसोनेंस विद द टीचर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी अप्रोच। नो, एक्साइटमेंट जहाँ होती है वहाँ डिसिप्लिन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना, तो ऑब्वियसली ये सेंटेंस दो अलग अलग बातें कर रहा है, कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो कॉन्सोनेंस का मीनिंग। अकॉर्ड, अग्रीमेंट, हार्मनी, ये डिस्कस कर चुके हैं हम सब प्रीवियस लेक्चर्स में। एंड एंटोनिम्स की बात करें तो डिसएग्रीमेंट, डिसोनेंस, कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि आपस में मतभेद हैं। चलिए, दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब क्या करना है, हमेशा की तरह एज होमवर्क आपको बनाना है हर एक वर्ड या फिर जो इडियोमैटिक एक्सप्रेशन हमने डिस्कस किया, कम बैक टू बाइट, हर एक वर्ड और इडियम पे बनाना है आपको अपना खुद का सेंटेंस, और सेंटेंसेस का ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा आपका उसको एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं।
दूसरा काम, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम का, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें और मैं शेयर करूँगा हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके साथ। ग्रुप ज्वाइन करें बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन एंड मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 80। अब आपको क्या करना है, जाना है आपको स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 80 विद अटमोस्ट फोकस ऑफ योर्स। अटेम्प्ट करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन से पिक करनी है आपको आपकी आरसी स्पीड और आपका आरसी लेवल क्या रहा इस एक्सरसाइज में। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट I can check, I can assess, I can gauge your performance and then I'll be able to help you accordingly. मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।